क्लियोपेट्रा के उसके पास आने के तुरंत बाद सीजर ने युवा टॉलेमी को बुलाया और उस पर क्लियोपेट्रा को बहाल करने का कर्तव्य और समीचीनता का आग्रह किया। टॉलेमी वह अब एक ऐसी उम्र प्राप्त करना शुरू कर रहा था जिस पर उसे कुछ होना चाहिए था। इस तरह के सवाल पर उनकी अपनी राय है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से विरोध घोषित कर दिया। ऐसा कोई डिजाइन। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि क्लियोपेट्रा के पास था। अलेक्जेंड्रिया पहुंची और फिर उसे सीजर के महल में छुपा दिया गया। यह बुद्धिमत्ता ने उनके मन में सबसे बड़ी उत्तेजना और आक्रोश जगाया। वह गुस्से में सीजर की उपस्थिति से चला गया। उसने उस मुकुट को फाड़ डाला जो वह था। सड़कों पर पहनने के आदि उसके सिर से उसे नीचे फेंक दिया और उसे रौंदा। उसके पैरों के नीचे उसने लोगों को घोषणा की कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और प्रदर्शित किया झुंझलाहट और दुख के सबसे हिंसक संकेत। उनका प्रमुख विषय शिकायत, जिसमें उन्होंने लोकप्रिय आक्रोश को जगाने के प्रयास किए। सीजर और रोमनों के खिलाफ स्थिति की अपमानजनक अनुपयुक्तता थी, जिसे उसकी बहन ने खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए मान लिया था, जैसा कि उसने सीजर को किया था। हालांकि यह सबसे अधिक संभावना है जब तक कि उसका चरित्र उससे बहुत अलग न हो। लाइन में हर दूसरे टॉलेमी की वास्तव में उसकी ईर्ष्या और क्रोध क्या जगाता है। कमांडिंग प्रभाव और शक्ति का डर था जिसके लिए क्लियोपेट्रा की संभावना थी। किसी अन्य के बजाय इतने प्रतिष्ठित रक्षक की एजेंसी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए उसकी दोस्ती के परिणाम या विनम्रता के किसी भी वास्तविक विचार के संबंध में, अपनी बहन के अच्छे नाम या अपने स्वयं के वैवाहिक सम्मान के लिए। हालांकि यह हो सकता है टॉलेमी, पोथिनस और अचिलस और उसके सभी के साथ अन्य मित्र और अनुयायी जो उसके द्वारा किए गए भयानक आक्रोश में उसके साथ शामिल हो गए। क्लियोपेट्रा और सीजर के बीच उसने जो गठबंधन खोजा था उसके खिलाफ पूरे शहर में एक बहुत ही सामान्य और हिंसक कोलाहल पैदा करने में सफल रहा। जनता उत्तेजित हो गई और बड़ी भीड़ में इकट्ठी होने लगी और भरी हुई थी। आक्रोश और गुस्सा कुछ तथ्यों को जानते थे और कुछ के तहत काम करते थे। उनके गुस्से के कारण को समझें। अन्य केवल यही जानते थे कि इसका उद्देश्य क्या है। अचानक प्रकोप रोमनों पर हमला करने के लिए था और किसी भी बहाने तैयार थे। ज्ञात या अज्ञात इनके विरुद्ध निर्देशित हिंसा के किसी भी कार्य में शामिल होने के लिए। विदेशी घुसपैठिए अभी भी अन्य थे और ये शायद कहीं अधिक बड़े थे। हिस्सा जो कुछ नहीं जानता था और कुछ भी नहीं समझता था सिवाय इसके कि वहां होना था। महलों में और उसके आसपास कोलाहल और दंगा और तदनुसार होने के लिए उत्सुक थे। वहां अलेक्जेंड्रिया में टॉलेमी और उनके अधिकारियों के पास सैनिकों का कोई बड़ा समूह नहीं था के लिए। सीजर के आगमन के बाद से अब तक जो घटनाएं घटित हुई थीं, उनमें से प्रत्येक सफल हो गई थी। अन्य इतनी तेजी से कि बहुत कम समय बीत चुका था और मुख्य सेना पेलुसियम में स्थिर रहा। मुख्य बल इसलिए जिसके द्वारा सीजर अब था। हमला किया गया जिसमें शहर की आबादी शामिल थी, जिसका नेतृत्व शायद कुछ लोगों ने किया था। पहरेदार जो युवा राजा के पास थे। सीजर अपनी ओर से महल में अपनी सेना का एक छोटा सा हिस्सा था जहां वह था। हमला किया गया था। बाकी शहर के बारे में बिखरे हुए थे। हालांकि ऐसा लगता है कोई अलार्म महसूस नहीं हुआ। उन्होंने खुद को रक्षात्मक कार्रवाई करने तक ही सीमित नहीं रखा। वह
टॉलेमी को पकड़ने और उसे लाने के आदेश के साथ अपने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। एक कैदी में सैनिकों को रोमन दिग्गजों के रूप में प्रशिक्षित, अनुशासित और सशस्त्र किया गया थे और उस उत्साह से घबरा गए थे जो हमेशा सजीव प्रतीत होता था। सैनिक जो सीजर की व्यक्तिगत कमान के अधीन थे लगभग पूरा कर सकते थे। एकमात्र आबादी के खिलाफ कोई भी उपक्रम, चाहे वह कितना भी अधिक या कितना भी हो, उग्र रूप से उत्साहित वे हो सकते हैं। सैनिक बाहर निकले, टॉलेमी को पकड़ लिया और उसे अंदर लाया। इस कार्य की दुस्साहसिक कल्पना पर जनता पहले तो अचंभित थी और फिर इसके अपमान पर गुस्सा आया। इसे व्यक्ति का उल्लंघन माना गया। उनका संप्रभु कोलाहल बहुत बढ़ गया होता अगर ऐसा नहीं होता। सीजर, जिसने अब क्लियोपेट्रा को लाकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था, और टॉलेमी दोनों अपनी शक्ति के भीतर इसे शांत करना सबसे समीचीन समझा। वह तदनुसार एक टावर की खिड़की पर चढ़े या किसी अन्य ऊंचे स्थान पर। उनके महल का हिस्सा इतना ऊंचा कि नीचे की भीड़ की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती थीं। उसे और उन्हें संबोधित करने की अपनी इच्छा के संकेतों को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। जब मौन प्राप्त हो गया तो उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए अच्छी तरह से सोच समझकर भाषण दिया। उत्साह। उसने उनसे कहा कि उसने बीच में न्याय करने के किसी अधिकार का ढोंग नहीं किया। क्लियोपेट्रा और टॉलेमी उनके श्रेष्ठ के रूप में, लेकिन केवल कर्तव्य के प्रदर्शन में। पूरी तरह से टॉलेमी ऑलेट्स पिता द्वारा रोमन लोगों को सौंपा गया जिनके वह प्रतिनिधि था। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में किसी अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं किया और उनकी एकमात्र इच्छा उस कर्तव्य के निर्वहन में, जिस पर विचार करने के लिए उन्हें सौंप दिया गया था। कारण प्रश्न को सभी के लिए उचित और न्यायसंगत तरीके से सुलझाना था। संबंधित पक्ष और इस प्रकार गृहयुद्ध की प्रगति को रोकें, जो यदि नहीं गिरफ्तार सबसे भयानक आपदाओं में देश को शामिल करने की धमकी दी। वह इसलिए उन्हें तितर-बितर होने की सलाह दी और अब शांति भंग नहीं करनी चाहिए। शहर बीच के प्रश्न को आजमाने के लिए वह तुरंत उपाय करेगा। क्लियोपेट्रा और टॉलेमी और उन्हें संदेह नहीं था, लेकिन वे सभी संतुष्ट होंगे। उसके निर्णय के साथ यह भाषण, जैसा कि यह था, वाक्पटु और प्रेरक और फिर भी गरिमापूर्ण था। और जिस तरह से सीजर की अशांत सभाओं के लिए सीजर की बहस पसंद है, ये बहुत प्रसिद्ध थे, एक महान प्रभाव उत्पन्न किया। कुछ आश्वस्त थे, अन्य थे खामोश, और जिनका क्रोध शांत न हुआ वे मिल गए। बाकी लोगों को शांत करके खुद अपनी शक्ति से वंचित हो गए। भीड़ थी, तितर-बितर हो गए और टॉलेमी सीजर की हिरासत में क्लियोपेट्रा के साथ रहे। अगले दिन सीजर ने अपने वादे के अनुसार एक सभा बुलाई। अलेक्जेंड्रिया के प्रमुख लोग और राज्य के अधिकारी और फिर बाहर लाए गए। टॉलेमी और क्लियोपेट्रा कि वह उनका कारण तय कर सके। मूल इच्छा जो टॉलेमी एवलेट्स ने निष्पादित किया था के सार्वजनिक अभिलेखागार में जमा किया गया था। अलेक्जेंड्रिया और सावधानी से वहां संरक्षित इसकी प्रामाणिक प्रति भेजी गई थी। घूमने के लिए सीजर ने मूल वसीयत को बाहर लाने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सभा इसके प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट थे। इसकी आवश्यकता थी। क्लियोपेट्रा और टॉलेमी का विवाह होना चाहिए और फिर संप्रभु सत्ता को बसाया जाना चाहिए। उन पर संयुक्त रूप से राजा और रानी के रूप में इसने रोमन राष्ट्रमंडल को मान्यता दी।
मिस्र के सहयोगी के रूप में और रोमन सरकार को निष्पादक का गठन किया। इच्छा और राजा और रानी के संरक्षक वास्तव में इतना स्पष्ट और स्पष्ट था यह दस्तावेज कि इसका सरल पठन अपने आप में एक निर्णय प्रतीत होता है। प्रश्न: जब इसलिए सीजर ने घोषणा की कि उसके फैसले में क्लियोपेट्रा को टॉलेमी के साथ सर्वोच्च शक्ति साझा करने का अधिकार था और यह था रोमन शक्ति के प्रतिनिधि और वसीयत के निष्पादक के रूप में उनका कर्तव्य। ऐसा प्रतीत होता था कि राजा और रानी दोनों की अपने अपने अधिकारों में रक्षा करना। उनके फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्लियोपेट्रा और टॉलेमी के अलावा टॉलेमी के 2 और बच्चे थे। इस समय शाही परिवार में ओलिट्स एक लड़की थी जिसका नाम अर्सिनोए था। अन्य एक लड़का विलक्षण रूप से पर्याप्त था जिसका नाम उसके भाई टॉलेमी की तरह था। इन बच्चे काफी छोटे थे, लेकिन सीजर ने सोचा कि यह शायद बच्चों को संतुष्ट करेगा। अलेक्जेंड्रियंस, और अगर वह थे तो उन्हें अपने फैसले में अधिक आसानी से प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करें। उनके लिए कुछ शाही प्रावधान करने के लिए उन्होंने तदनुसार आवंटित करने का प्रस्ताव दिया। साइप्रस द्वीप उनके लिए एक क्षेत्र के रूप में। साइप्रस के लिए यह सचमुच एक उपहार था। इस बार एक रोमन आधिपत्य। पोथिनस को छोड़कर पूरी सभा इस निर्णय से संतुष्ट नजर आई। वह था क्लियोपेट्रा के लिए इतना दृढ़ और दृढ़ शत्रु था कि जैसा कि वह ठीक था। जागरूक उसकी बहाली उसके पतन और बर्बादी में समाप्त होनी चाहिए। वह वहां से चला गया। असेंबली ने मूडी रूप से यह निर्धारित किया कि वह निर्णय को प्रस्तुत नहीं करेगा, लेकिन में किए जाने से रोकने के लिए तुरंत कुशल उपाय अपनाएगा। प्रभाव: सीजर ने त्योहारों और समारोहों की एक श्रृंखला के लिए व्यवस्था की के बीच एक अच्छी समझ की पुनर्स्थापना की सराहना और पुष्टि करें। राजा और रानी और परिणामस्वरूप युद्ध की समाप्ति। ऐसा उनका मानना था कि समारोह किसी भी शेष को हटाने में बहुत प्रभाव डालेंगे। लोगों के मन से शत्रुता और एक तरह का प्रभुत्व बहाल करें और पूरे शहर में दोस्ताना भावना। लोग इन उपायों के साथ गिर गए और उन्हें देने के लिए सौहार्दपूर्वक सहयोग किया। प्रभाव: लेकिन पोथिनस और अचिलस, हालांकि उन्होंने सभी को बाहर से दबा दिया। असंतोष की अभिव्यक्ति: पार्टी को संगठित करने के लिए गुप्त रूप से लगातार प्रयास करना और सीजर के प्रभाव को उखाड़ फेंकने और टॉलेमी बनाने की योजना बनाने के लिए फिर से एकमात्र और अनन्य संप्रभु। पोथिनस ने उन सभी का प्रतिनिधित्व किया जिन्हें वह सीजर की बात सुनने के लिए प्रेरित कर सकता था। असली योजना क्लियोपेट्रा को अकेले रानी बनाना था और टॉलेमी को पदच्युत करना था और उनसे एक नीति का विरोध करने के लिए उनके साथ गठबंधन करने का आग्रह किया, जो लाने में समाप्त हो जाएगा। एक महिला के प्रभुत्व के तहत मिस्र। इसके लिए उन्होंने एक योजना भी बनाई। अचिलस के साथ सेना को पेलुसियम से वापस बुलाने के लिए सेना शामिल थी, 30,000 आदमी। अगर उस सेना को अलेक्जेंड्रिया में लाया जा सकता और उसके अधीन रखा जा सकता था। पोथिनस के आदेश: सीजर और उसके 3,000 रोमन सैनिक होंगे। वे सोचा, पूरी तरह उनकी दया पर। हालांकि सेना को आदेश देने से बचने के लिए एक खतरा था। राजधानी की ओर मार्च करें, और वह सीजर के अधीन रहते हुए टॉलेमी था। प्रभाव: अधिकारियों के साथ संचार खोल सकता है और इस प्रकार आदेश प्राप्त कर सकता है। इसकी हरकतों से और सभी षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को विफल कर दें। इसे रोकने के लिए था।
पोथिनस और अचिलस के बीच व्यवस्था की गई कि बाद वाले को अपना बच निकलना चाहिए। अलेक्जेंड्रिया से पेलुसियम के शिविर के लिए तुरंत आगे बढ़े, फिर से शुरू करें। वहां सैनिकों की कमान और उन्हें स्वयं राजधानी तक ले जाना, और कि इन सभी कार्यों में और बाद में उनके आगमन पर भी उन्हें नहीं का पालन करना चाहिए। आदेश जब तक वे स्वयं पोथिनस के माध्यम से उसके पास नहीं आए। हालांकि प्रहरी और गार्ड शायद गेट और रास्ते पर तैनात थे। शहर से अग्रणी अचिलस ने अपने भागने और सेना में शामिल होने के लिए प्रभावित किया। उन्होंने खुद को सेना के प्रमुख के रूप में रखा और अपनी यात्रा शुरू की। राजधानी पोथिनस हर समय शहर के भीतर एक जासूस के रूप में रहने का नाटक करता रहा। सीजर के निर्णय को स्वीकार करें और उसके साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर रहें, लेकिन वास्तव में उसे उखाड़ फेंकने की साजिश करना और उसकी स्थिति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना। उसे आदेश देने में सक्षम बनाया ताकि वह सेना के साथ सहयोग कर सके और अचिल्लास उन्हें कब आना चाहिए। ये सभी चीजें अत्यंत गोपनीयता के साथ की गई थीं और इतनी चालाकी और निपुणता से अपने भूखंडों को बनाने और क्रियान्वित करने में साजिश करता थे, जैसा कि सीजर को लगता है। जब तक उसके शत्रु थे, तब तक उसे उन उपायों की कोई जानकारी नहीं थी जो उसके शत्रु ले रहे थे। अचानक सुना कि टॉलेमी की सेना का मुख्य दल शहर की ओर आ रहा है, कम से कम 20,000 मजबूत। हालांकि इस बीच वह जो ताकतें हैं सीरिया से भेजा गया था नहीं आया था और बचाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। राजधानी और खुद के साथ साथ वह बहुत ही कम ताकत के साथ कर सकता था। उसके निपटान में था। हालांकि उन्होंने टॉलेमी में भेजे गए आदेशों के प्रभाव को आजमाने के लिए निर्धारित किया। शहर में सेना के दृष्टिकोण को मना करने का नाम 2 अधिकारी थे। तदनुसार इन आदेशों के साथ सौंपा गया और उन्हें संप्रेषित करने के लिए भेजा गया। अचिल्लास। इन अधिकारियों के नाम डायोस्कोराइड्स और सेरापियन थे। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृष्टिकोण से दिखाता है कि यह कितना अविश्वसनीय उत्थान है। उन प्राचीन दिनों में एक संप्रभु राजा का अधिकार और परिणाम उभरा। पुरुषों के मन उस अचिलस, उस समय जब इन लोगों ने अपना बनाया। शिविर में उपस्थिति स्पष्ट रूप से टॉलेमी से कुछ आदेश लेकर शहर उनकी बात सुने बिना उन्हें एक बार में मारना अधिक विवेकपूर्ण समझा। संदेश आदेशों को वितरित करने और फिर लेने की अनुमति देने के बजाय उनकी अवज्ञा करने की जिम्मेदारी। अगर वह अलेक्जेंड्रिया तक मार्च करने में सफल हो पाता और शहर पर कब्जा करने में और फिर सीजर और क्लियोपेट्रा को खदेड़ने में और टॉलेमी को सिंहासन के अनन्य कब्जे में बहाल करना, वह बहुत जानता था। अच्छा है कि राजा परिणाम में आनंदित होगा और सब कुछ भूल जाएगा। उसकी ओर से अनियमितताओं के माध्यम से उसने इसे पूरा किया था। कम एक ज्ञात आदेश की पूर्ण अवज्ञा। जो भी आज्ञा हो कि ये दूत उसे ला रहे थे, उसने समझा कि निसंदेह वे हैं। उत्पन्न टॉलेमी की अपनी स्वतंत्र इच्छा में नहीं, बल्कि यह कि वे उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे। सीजर का अधिकार। फिर भी वे टोलेमी के नाम से आने वाली आज्ञाएं होंगी और सैन्य निरंकुशता के तहत सेवा करने वाले अधिकारियों का सार्वभौमिक अनुभव। उन प्राचीन दिनों ने दिखाया कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने के बजाय एक बार प्राप्त शाही आदेश की अवज्ञा करना, इसे प्राप्त करने से बचना सुरक्षित था। दूतों की हत्या। अचिल्लास इसलिए अधिकारियों को जब्त करने और मारे जाने का निर्देश दिया। वो थे
तदनुसार सैनिकों द्वारा उतारे गए और भाले और फिर शव थे वहन किया। हालांकि यह पाया गया कि सैनिकों ने अपना काम नहीं किया था प्रभावी रूप से। इस तरह की ठंडे खून वाली हत्या में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और शायद करुणा की भावना जैसी किसी चीज ने उनके हाथों को रोक लिया था। पर किसी भी दर पर, हालांकि दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए, केवल एक की मौत हो गई, अन्य रहते थे और ठीक हो गए। अकिल्लास ने शहर की ओर बढ़ना जारी रखा। सीजर यह पाते हुए कि संकट जो आ रहा था अपने चरित्र में बहुत गंभीर होता जा रहा था, ले लिया। खुद राजधानी के भीतर पूरी कमान और सबसे अच्छा बनाने लगे। मामले की परिस्थितियों में अपना बचाव करने के लिए व्यवस्था संभव है। वहां पूरे शहर की रक्षा करने के लिए उनकी संख्या बहुत कम थी। भारी बल जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उन्होंने तदनुसार घुसपैठ की। उसके सैनिक महलों और गढ़ में और नगर के ऐसे अन्य भागों में जैसे वह है। बचाव करना साध्य प्रतीत होता है। उन्होंने आने जाने वाली सभी सड़कों और रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी, इन बिंदुओं पर और फाटकों को दृढ़ किया। और नहीं उसने, जबकि वह सब कुछ अपने में कर रहा था। रक्षा के अपर्याप्त साधनों को नियोजित करने की शक्ति जो पहले से ही उसके हाथों में है। सर्वोत्तम लाभ, विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए उचित प्रयासों की उपेक्षा करें। उसने सीरिया, साइप्रस, रोड्स और हर दूसरे स्थान पर जहाज भेजे। अलेक्जेंड्रिया से पहुंचा जा सकता है, जहां रोमन सैनिकों के मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वहां के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उसे फिर से लागू करने के लिए अग्रेषित करें। संभावित प्रेषण। इस पूरे समय के दौरान क्लियोपेट्रा और टॉलेमी सीजर के साथ महल में ही रहे। दोनों स्पष्ट रूप से उनकी परिषदों और उपायों में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अचिल्लास से शहर की रक्षा। क्लियोपेट्रा जाहिर है ईमानदार और अंदर थी। इस सहयोग में ईमानदार, लेकिन सामान्य कारण के लिए टॉलेमी का आसंजन था। भरोसा करने के लिए बहुत कम। हालांकि वह जैसा था वैसा ही था, उसे मजबूर किया गया था। लगता है कि वह सीजर की तरफ है। उसने गुप्त रूप से चाहा होगा कि अचिलस को चाहिए। सफल होते हैं और सीजर की योजनाओं को उखाड़ फेंका जाता है। पोथिनस अधिक सक्रिय था, हालांकि नहीं। उनके प्रति उनकी शत्रुता में कम सतर्क। उसने गुप्त संचार खोला। अचिलस उसे समय समय पर जानकारी भेजते रहे कि भीतर क्या हो रहा है। दीवारों और शहर की रक्षा के लिए वहां की गई व्यवस्था के खिलाफ उसे निर्देश भी दिए कि कैसे आगे बढ़ना है। वह बहुत सावधान था और इन सभी आंदोलनों में निपुण, हर समय सीजर के पक्ष में होने का ढोंग करते हुए वह अधिक सुरक्षित करने के लिए सीजर की सहायता करने में बहुत उत्साह से कार्यरत होने का ढोंग किया। प्रभावी रूप से विभिन्न बिंदु जहां हमलों की उम्मीद की जानी थी और परिपक्व होने में, और रक्षा की व्यवस्था को पूरा करना। लेकिन उसकी सारी चालाकी के बावजूद वह अपने दोहरे व्यवहार में पकड़ा गया और महान अंतिम संघर्ष आने से पहले उनके करियर को अचानक बंद कर दिया गया था। पर कैसर के घर में एक नाई था जो किसी न किसी कारण से पोथिनस पर शक करने लगे, और कुछ और करने के लिए नहीं होने पर उन्होंने खुद को इसमें लगा लिया। खोजे की हरकतों को देखना और उन्हें सीजर को रिपोर्ट करना। सीजर ने निर्देशित किया। नाई अपनी टिप्पणियों को जारी रखने के लिए उसने ऐसा किया। उसका संदेह जल्द ही था।
पुष्टि की और लंबाई में एक पत्र जो पोथिनस ने अचिलस को लिखा था पकड़ा गया और सीजर के पास लाया गया। इसने क्या आवश्यक सबूत प्रस्तुत किया। उन्होंने उसका दोष बताया और सीजर ने उसका सिर कलम करने का आदेश दिया। बेशक इस परिस्थिति ने महल के भीतर एक बड़ा उत्साह पैदा कर दिया। पोथिनस कई वर्षों तक राज्य के महान शासक मंत्री रहे, राजा में, वास्तव में सभी में, लेकिन नाम में। उनके निष्पादन ने कई अन्य लोगों को चिंतित किया, जो हालांकि सीजर की शक्ति में गुप्त रूप से कामना कर रहे थे कि अकिलस प्रबल हो। के बीच इन आशंकाओं से सबसे ज्यादा परेशान गैनीमेडे नाम का एक शख्स था। वह था अधिकारी जिसके पास क्लियोपेट्रा की बहन अर्सिनो का प्रभार था। वह व्यवस्था जो सीजर ने उसे अपने भाई के साथ मिलकर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। साइप्रस द्वीप पर टॉलेमी प्रभाव में नहीं आया था के लिए तुरंत सीजर के फैसले के बाद सभी संबंधितों का ध्यान पूरी तरह से गया था। सेना के आगे बढ़ने की खबर और व्यस्तता से तल्ली तैयारी जो आसन्न प्रतियोगिता के लिए सभी हाथों पर आवश्यक थी। अर्सिनो इसलिए उसके राज्यपाल गैनीमेडे के साथ महल में बने रहे। गैनीमेडे ने पोथिनस को अपने भूखंडों में शामिल कर लिया था और जब पोथिनस का सिर काटा गया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके लिए उड़ान भरना सबसे सुरक्षित होगा। तदनुसार उन्होंने अर्सिनो को साथ लेकर शहर से भागने का संकल्प लिया। उसका यह एक बहुत ही जोखिम भरा प्रयास था, लेकिन वह इसे पूरा करने में सफल रहे। अर्सिनोए जाने के लिए बहुत इच्छुक थी, क्योंकि वह अब इसके लिए काफी बूढ़ी होने लगी थी। उस अतृप्त और लापरवाह महत्वाकांक्षा के आवेग को महसूस करें जो बनने लगता था। प्रत्येक पुत्र और पुत्री के चरित्र में एक ऐसा अनिवार्य तत्व है, टॉलेमिक रेखा। वह जहाँ थी वहाँ नगण्य और शक्तिहीन थी, लेकिन उस समय सेना की प्रमुख वह तुरंत रानी बन सकती है। इसका परिणाम पहली बार में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अचिलस और उसकी सेना उसका अभिनंदन के साथ स्वागत किया। गैनीमेडे के प्रभाव में उन्होंने निर्णय लिया कि जैसा कि शाही परिवार के अन्य सभी सदस्य बंदी बनाए जा रहे थे, एक विदेशी जनरल द्वारा, जिसने संयोग से राजधानी पर कब्जा कर लिया था और इस प्रकार शाही शक्ति का प्रयोग करने में अक्षम थे, ताज का न्यागमन किया गया। अर्सिनोए और उन्होंने तदनुसार उसकी रानी की घोषणा की। सब कुछ अब के लिए एक हताश और निर्धारित प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया था। क्लियोपेट्रा के बीच मुकुट, उसके मंत्री और जनरल के लिए सीजर के साथ एक पर पक्ष और आर्सिनो, गैनीमेडे और अचिल्लास के साथ उसके मुख्य अधिकारियों के लिए पर अन्य। युवा टॉलेमी इस बीच सीजर का कैदी बना रहा। उन पेचीदगियों से भ्रमित हैं जिनमें झगड़ा शामिल हो गया था और प्रतियोगिता के मुद्दे के संबंध में अब शायद ही यह जानना है कि क्या कामना की जाए। वो था, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या यह उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि क्लियोपेट्रा या वह आर्सिनो सफल होना चाहिए।